प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। एसके डिफेंस एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके डिफेंस एकेडमी पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम लोग पेपर सॉल्व करा रहे हैं और देखिए मॉडल पेपर अग्निवीर जीडी आपके जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और सीधे यहाँ पर देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो निश्चित रूप से परीक्षा में कंटिन्यू रूप से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की कक्षा कार्यक्रम की और पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर नंबर 1 यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? नहीं, इस शब्द पर गौर करिए। तो यहाँ पर पहले ही समझिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी आर.डी. साहनी ने। ठीक है, आर.डी. साहनी, जिन्हें हम कह सकते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, आर.डी. साहनी ने इसकी खोज की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर, इंडस नदी के किनारे पर थी, इसलिए इसे इंडस सभ्यता भी कहते हैं। साथियों, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तांबा, ये तो उससे परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, सोने से भी परिचित थे, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पर आधारित है। शेर ए पंजाब तो C.R. दास आप देख लीजिए, उसके बाद C.F. एंड्रयूज, फिर उसके बाद में लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि बहुत ही साहसी व्यक्ति थे लाला लाजपत राय और उन्हें शेर पंजाब कहा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत किस समय हुई थी? तो भूदान आंदोलन का यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भूदान, यहाँ पर देखिए भू का मतलब क्या होता है? जमीन। तो भूदान का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? साथियों, यहाँ एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप का नाम अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर एक सागर है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। और यहाँ पर देखिए एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, रेड सी। तो ये नहर है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर। और इधर आपका एक महाद्वीप है एशिया। तो अलग किसको करती है? अफ्रीका को एशिया से अलग करती है और जोड़ती किसको है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5 आ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो देखिए दो बातें हैं, हमारे यहाँ पर संसद होती है, संसद के हाउस कितने होते हैं? तो देखिए हाउस की बात करें, हाउस संसद के 2 होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। ठीक है, तो हाउस कितने? 2। हालांकि संसद मिलकर किसको बनती है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना है कि संसद 3 या हम ये कह सकते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहां पर देखिए राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, राइट। लेकिन इसके हाउस कितने होंगे? तो हाउस आपको ध्यान रखने कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 3। तो राज्यसभा की बात करें तो ये स्थायी सदन है। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है, परमानेंट है, कभी भंग नहीं होता, स्थायी सदन भी है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। यहां पर देखिए लोकसभा को क्या कहा जा सकता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि लोकसभा में जो व्यक्ति निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में जो निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन अगर प्रश्न यह होता कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो अनिश्चित यानी कंटिन्यू, उसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की जहां तक बात है तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहां पर देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम आप सब जानते हैं, इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो संविधान के
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट थे भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सच्चिदानंद सलाह को प्रथम बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आ रहा है। यहां पर देखिए, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? तो आपको बताना है कि साहब मोहम्मद गोरी कहां का शासक था। मोहम्मद गोरी ने कई बार आक्रमण किए भारत पर। पेरिस ये नहीं है, इराक, अफगानिस्तान का शासक था कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो इतिहास में मोहम्मद गोरी को आपने पढ़ा ही है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पाकिस्तान भारत की सीमा किसकी अध्यक्षता से निर्वासित की गई? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा बनी, यहां पर पाकिस्तान है और यहां पर भारत है, तो एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम आपने देखा रेडक्लिफ, सी रेडक्लिफ, ये व्यक्ति थे। इसलिए एक आयोग बना रेडक्लिफ आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 17 अगस्त 1947 को, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा को नाम दिया गया रेडक्लिफ सीमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ। लॉर्ड माउंटबेटन ने तो भारत का विभाजन किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये एटली, क्लीमेट एटली भी प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, यानी वर्तमान में आपको बताना है कि कौन सी रेलगाड़ी सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो अगर इसकी बात करें तो इस यहां पर हिमगिरी ये भी नहीं है, विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, चेतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो साथियों डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होती है, डिब्रूगढ़ असम से प्रारंभ होकर और कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, 4189 किलोमीटर चलती है साथियों। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, यस, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपको यह भी बताना है चलने वाली ट्रेन। वर्तमान की मैं बात करूं विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी चलती है? तो वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत। इसका दूसरा नाम भी ट्रेन 18। ये वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर देखिए, बड़ा गजब का सवाल है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, आपको अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम संख्या कितनी है? राज्य 245। देखिए 245 हो सकती है अगर उसने, लेकिन वर्तमान में पूछा है कि भाई अधिकतम, तो 238 प्लस 12। आपको पता है 12 सदस्यों की अगर हम बात करें तो 12 सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, निर्वाचित नहीं, नॉमिनेट करता है। ठीक है, 12 सदस्यों को। वो खेल से भी हो सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो साहित्य जगत से भी हो सकते हैं, वो क्रिकेट जगत से भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा है कि वो विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। अब वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो 233 प्लस 12, इसका मतलब है कितनी? 245। लेकिन उसने पूछा इस शब्द को देखिए, अधिकतम, अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 250। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहां पर देखिए ऑप्शन आप कंफ्यूज करता है, लेकिन 12 सदस्य, 233 निर्वाचित और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, सीधा उनको नॉमिनेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो साथियों पहले यूएनओ का नाम यूएन था, तो इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। एक बात और कि यूएनओ के सदस्य राष्ट्र कितने हैं, यानी यूएनओ के कुल सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है साथियों। 193 193 सदस्य है यूएनओ के राष्ट्र जो है वो सदस्य है, और 193वां जो बना वो दक्षिणी सूडान 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। डल झील कहां स्थित है? देखिए सर्दियों में जम जाती है डल झील, तो यहां पर देखिए उत्तराखंड ये नहीं है, ओडिशा ये भी ऑप्शन गलत है, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा डल झील। आपको पता होना चाहिए वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है आपकी वुलर झील है, राइट।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोमोलू, ठीक है, और भारत की सबसे ये अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए स्क्रीन पर। कंबोडिया का पुराना नाम है, देखिए, कम्यूच्या श्याम भीलों का देश पगोड़ा। तो पगोड़ा किस देश को कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं, ठीक है, म्यांमार को कहते हैं। यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए कम्यूच्या, ठीक है, ये इसका कंबोडिया का पुराना नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। धनराज पिल्ले भारतीय खेल जगत में बड़ा नाम, और वहां से प्रश्न पूछा गया कि धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। अच्छा, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, राष्ट्रीय खेल अपना भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो धनराज पिल्ले भी किससे जुड़े हुए हैं? हॉकी से। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी राष्ट्रीय खेल भी है भारत का, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सर खेल दिवस, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कब मनाया जाता है खेल दिवस, ठीक है। तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए स्क्रीन पर। भारत विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है कॉफी। देखिए कॉफी में तो हम लोग निर्यात नहीं करते, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा उत्पादन पूरी दुनिया का केवल 4% कॉफी उत्पादित करते हैं। सर्वाधिक कॉफी कौन सा राज्य उत्पादित करता है? कर्नाटक, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादित करता है। कॉफी का मतलब क्या होता है? कहवा। कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। कपास की बात करें तो कपास भी हम निर्यात नहीं करते हैं। मैग्नीज ये भी निर्यात नहीं करते। अभ्रक, क्योंकि अभ्रक ये हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, राइट। वैसे भारत अब चावल का भी सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है, ठीक है साथियों। ये अपना एक पोर्शन था, आगे का कार्यक्रम दूसरे सर लेकर आएंगे। मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। एसके डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखो हम यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। देखो पहला जो सवाल है आपका वो है सर चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो देखो जो ओम लिखा हुआ ना, पहला ऑप्शन जो है ये होता है सर प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? ओम। जो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है सर वो होता है आपका वेबर। इसका आंसर क्या आएगा आपका? वेबर। अगला जो सवाल आता है आपका वो आता है सर अगला आता है सर आपका कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? देखो ये वाला जो सवाल है आपका, इसमें पहला लिखा हुआ है सर डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है कोई हिस्सा नहीं होता है। सेकंड जो आता है आपका वो आता है इनेमल। देखो इनेमल जो होता है इसको अपन बोलते हैं दंत बलक। इसका जो हिंदी में नाम होता है सर होता है दंत बलक। ये इसका सही आंसर है। अगला आता है इसमें लिखा हुआ है सर कैरेटिन। कैरेटिन जो होती है वो एक प्रोटीन होती है। कैरेटिन एक प्रोटीन होती है। एक तो होती है सर आपकी क्रेटिन, और क्रेटिन जो होती है ये मिलती है सर आपके खुर, सींग, दूसरा आता है इसमें बाल, और मिलती है सर नाखून में। और एक लिखा आता है सर आपके सामने कैरोटिन, और कैरोटिन जो होता है आपका, कैरोटिन जो होता है ये होती है सर आपकी प्रोटीन, और ये मिलती है आपके गाजर में। तो आपको याद रखना है कि कैरोटिन जो होती है तो गाजर में होती है, और जो क्रेटिन होती है सर एक खुर, सींग, बाल और नाखून में पाई जाती है। अगला लिखा हुआ है इसमें सर हड्डी। तो देखो हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? इनेमल। और इनेमल को हिंदी में कहा जाता है दंत बलक कहा जाता है। अगला देखो परम शून्य तापमान होता है। तो देखो परम शून्य तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा सर 0 केल्विन, माइनस हटा देना इसमें से। और यहाँ पर होता है सर -459 डिग्री, यहाँ पर लिखा आएगा सर फारेनहाइट। फारेनहाइट का जो चिन्ह होता है वो F होता है, यहाँ पर सेल्सियस नहीं आएगा। तो ये तीनों ही आंसर कैसे हैं आपके? सही हैं। अगला चलो, अगला आता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो देखो तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है लाल रंग का, और उसका जो मान होता है सर वो होता है आपका 7800 एंगस्ट्रॉन। ए पर यदि डिग्री लगती है तो उसको एंगस्ट्रॉन कहते हैं, और यदि सामान्य लिखा हुआ आता है ए तो उसको मान बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर का मात्रक हो, किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक। अगला आता है सर आपका कि सबसे कम किसकी होती है तरंग दैर्घ्य? तो बैंगनी रंग की, वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन।
39 तो एंगस्ट्रॉम होती है बैंगनी रंग की, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो लाल रंग की होती है। अगला आता है आपका अगला सवाल, मछली सांस लेती है, मतलब मछली जो होती है वो श्वसन क्रिया किससे करती है? तो मछली जो श्वसन क्रिया करती है वो करती है सर गलफड़े से, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने गिल, तो गिल का मतलब यही है सर, इसको गिल्स भी कहते हैं, इसको कई किताबों में लिखा मिलेगा सर, इसको गिल्स भी कहा जाता है। अगला, नाक से, नहीं ये गलत है। फेफड़ों से, बिल्कुल गलत है। मुंह से, बिल्कुल क्या है, गलत। इसका जो सही आंसर है वो है आपका गिल से। अगला सवाल देखो, अगला आता है कि सबसे भारी कण कौन सा होता है? ये बात कर रहा है आपके परमाणु की। परमाणु में जो सबसे भारी कण होता है उसका जो नाम होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है, इसके जो खोजकर्ता आते हैं उनका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नामक व्यक्ति ने किसकी खोज करी? न्यूट्रॉन की। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर सर आपके सामने, पहला अल्फा है, अल्फा नहीं होता। सेकंड लिखा हुआ है सर आपके सामने इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता आते हैं उनका नाम है सर जे थॉमसन, जे थॉमसन। उसके बाद जो आता है आपका वो लिखा हुआ है प्रोटॉन। प्रोटॉन के जो खोजकर्ता आते हैं सर, एक तो हैं आपके गोल्डस्टीन और दूसरे जो हैं आपके वो हैं आपके रदरफोर्ड। और जो आपका न्यूट्रॉन है इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है जेम्स चैडविक। तो ये सवाल कई बार पूछे जाएंगे, खोजकर्ता भी पेपरों में कई बार पूछे जाते हैं। तो जो सबसे भारी कण होता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूट्रॉन। अगला चलो, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग जो बीमारी होती है ये फैलती है सर आपके चूहे के पिस्सू से। पिस्सू का मतलब होता है सर बच्चे से। तो चूहे का जो पिस्सू होता है उससे जो बीमारी फैलती है वो प्लेग होती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सर चूहा। और अगर आपसे कहा जाए कि प्लेग किसके द्वारा होती है तो आपको करके आना है सर जीवाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। अगला आता है सर पृथ्वी की जो मध्य परत को क्या कहा जाता है? तो देखो पृथ्वी की जो मध्य परत होती है उसको कहा जाता है प्रवार। इसको अपन बोलते हैं सर मेंटल, कई जगह लिखा मिलेगा मेंटल। अगला चलो, अगला जो आता है सर आपका, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। यहां पर क्या पूछा गया लास्ट में? नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सर आपके सामने वो आएगा जूल। जूल जो होता है यह कार्य का, कार्य एक आता है सर ऊर्जा और एक आता है ऊष्मा, इन तीनों का ही मात्रक होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो पाउंड लिखा हुआ है और डाइन जो लिखा हुआ है ये सर आपकी CGS और MKS पद्धति है। और यदि आपसे कहा जाए कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। अगला, पहाड़ी पर चढ़ते समय वायु का दबाव होता है, मतलब वायु दाब होता है तो कम होता है। जब भी अपन ऊपर चढ़ते हैं तो कम हो जाता है। जैसे अपन पढ़ेंगे कि जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो खाना होता है वो देरी से पकता है, खाना देरी से पकता है। उसका कारण होता है सर क्वथनांक में कमी आना, और क्वथनांक जो होता है आपके वायु दाब से रिलेट खाता है। तो जब भी अपन ऊपर चढ़ते हैं तो सर वायु दाब में कमी आती है, और वायु दाब में क्या आती है? कमी। इसके कारण जैसे नाक से खून बाहर आना, पेन से स्याही बाहर आना, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। अगला चलो, अगला आता है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है आपकी 21%। और इसके अलावा वातावरण में जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन जो गैस है इसकी जो मात्रा होती है सर वो होती है 78%। अगला आपका आता है सर आपका जो आपकी ऑक्सीजन होती है इसकी होती है 20.80 और इसको अपन मानते हैं 21%। तो यदि आपसे कहा जाए कि कितने परसेंट ऑक्सीजन मिलती है तो 21% पाई जाती है। अगला, तारों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है? देखो ग्रह जो होता है ना, ग्रह पिंड होते हैं। जो सूर्य मंडल होता है, मतलब ये ग्रहों की बात कर रहा है, जो आपके 8 ग्रह हैं जो इसके चक्कर लगाते हैं। और सर ये विश्व की बात कर रहा है, इसका आंसर विश्व नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा सर आकाशगंगा। आकाशगंगा जो होती है उसको मिल्की वे कहा जाता है। करोड़ों तारों का समूह, करोड़ों जो तारों का समूह होता है उसको आकाशगंगा कहा जाता है। अगला, और जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो आकाशगंगा है उसका जो नाम आता है सर उसको बोलते हैं मान लो मंदाकिनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है? आकाशगंगा। अगला, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है इसमें से मोम का पिघलना। देखो इसको करने का सामान्य सा तरीका है कि भोजन का पचना, फलों का पकना और दूध का जमना।
जो चीज एक बार परिवर्तित हो गई वो दोबारा परिवर्तित नहीं हो सके, वो तो हो सकता है रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें बार बार चेंजमेंट आता रहे, जैसे हमने मोम को पिघला दिया फिर दोबारा मोम बना सकते हैं, तो जो बार बार चेंजमेंट हो जाए वो तो भौतिक परिवर्तन होता है, और जो एक बार ही चेंज होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यहां पर जो लिखा हुआ है ना दूध का जमना, इसका मतलब क्या है? दूध का दही बनना। तो दही बनने के बाद दोबारा दूध नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। ये तीनों जो ऑप्शन है आपके, ये वाले, ये तीनों ही आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, और जो मोम का पिघलना होता है वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। एक सर जो आपका मोम का पिघलना है, एक और सवाल बनेगा, ऐसे लिखाएगा पेपर में, मोमबत्ती का जलना। और मोमबत्ती का जो जलना होता है इसमें रासायनिक व भौतिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। रासायनिक भी होता है और भौतिक भी होता है, लेकिन लैंग्वेज डिपेंड करेगी वो पूछ क्या रहा है वो। यदि वो ये पूछता है कि मोम का पिघलना कौन सा है तो भौतिक परिवर्तन, और यदि ऐसे आता है मोमबत्ती का जलना कौन सा है तो भौतिक और रासायनिक दोनों। अगला चलो, अगला आता है मानव के रक्त में प्राय पानी का परसेंटेज कितना होता है, मतलब पानी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखो रक्त जो होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ये अब की बार पटवार में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि सर रक्त जो है, रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो जो भाग आता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और सेकंड नंबर पे जो भाग आता है उसको बोलते हैं रक्त कणिका, ब्लड कार्पल्स। जो आपका ब्लड होता है ये होता है 100%। इसमें से जो प्लाज्मा होता है वो 55% भाग पर पाया जाता है, और जो आपका रक्त कणिका होती है 45% भाग पर पाई जाती है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के भी दो भाग हैं। एक तो सर इसमें 90 से 92% भाग पर क्या मिलता है? पानी मिलता है। और आपको ध्यान रखना है 8 से 10% भाग पर यहाँ पर सर प्रोटीन पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से? वो पूछ रहा है प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज। तो 60 से 64 नहीं हो सकता, 70 से 75 नहीं हो सकता, 80 से 82 नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर आएगा 91 से 92%। ठीक है जी। अगला चलो, अगला आता है जूल तथा अर्घ किसके मात्रक होते हैं? तो देखो जूल तथा अर्घ जो होते हैं ये सर आपके कार्य के भी होते हैं और किसके होते हैं? ऊर्जा के। इसका करेक्ट आंसर आएगा सर दोनों। मैं संदीप यादव, अपना पहला पेपर है आर्मी का, अग्निवीर भर्ती का, जो सभी ट्रेड में काम आएगा। जीके की क्लास हो गई, साइंस की क्लास हो गई, अब आती है अपनी मैथ की क्लास। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 9075 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। तो साथियों स्थानीय मान तो जो संख्या होती है ना, संख्या का स्थान बताना पड़ता है, संख्या का स्थान। और जातीय मान संख्या स्वयं रहती है, जातीय मान संख्या स्वयं रहती है। तो इसमें 9 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान तो आपका आ जाएगा 70, और 7 का जातीय मान 7 रहेगा, दोनों का अंतर आएगा 63। इसका राइट आंसर है आपका 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। इसमें आपको सम संख्याओं का योग पूछा है। सम संख्याओं का योग होता है n कोष्टक n+1। ये होता है आपका, जैसे 25 प्लस 1, ये हो गया आपका 25 गुणा 26। इसका 25 गुणा 26 आता है 650। इसका राइट आंसर आपका आएगा 650। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, 1764 का वर्गमूल। 1764 का वर्गमूल ये आपका आएगा 42। 1764 का वर्गमूल आएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8। यहाँ जब आपका आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, ये हो जाएगी आपकी 5 की पावर 10। राइट आंसर आएगा आपका 5 की पावर 10। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसमें जब आपको 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है साथियों, जब इसमें क्रमागत या फिर अंतर समान होता है तो उसमें डायरेक्ट औसत निकालते हैं। एवरेज का सूत्र होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, बटे 2।
तो इसमें प्राकृत संख्या पहली आएगी 1 और लास्ट वाली आएगी 50/2। ये हो जाएगा आपका 51। 51 में 2 का भाग देंगे, ये आएगा 25.50 या 25.5। इसका राइट आंसर आएगा 25.50। आगे, किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। फ्रैक्शन विधि प्रतिशत का है। 16 सही 2/3% को अपन 1/6 लिखते हैं। तो साथियों इसमें कमी करेंगे तो कमी में आपका आएगा 6 में 1 की कमी होएगी तो 5/6। यदि प्रश्न आ जाए वर्दी का, 6 में 1 की वर्दी होएगी तो 7/6। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है अपना किसका, कमी का। किसका आ रहा है, कमी का। तो ये जो दिया गया मान है 5/6 की वैल्यू आ गई 40। 5/6 की वैल्यू 40। 5 से 40 कट जाएगा, 8 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 छंगे 48 संख्या आ गई अपनी 48। संख्या ज्ञात करवा रहा है, संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे आपको तुलना करवा रहा है। क्या करवा रहा है, तुलना। जब तुलना करवाए और प्रतिशत पूछे, जिस संख्या के साथ का लगा है, क्या लगा है, का, वो संख्या हमेशा बटे में आएगी। तो यहाँ पे आपका 30/120 मल्टीप्लाई 100। 30 से कट जाएगा अपना ये 4 बार, 4 से कट गया ये 25 बार। तो 30 120 का कितना परसेंट है, 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है, तो ज्ञात करिए मेरा लाभ प्रतिशत। लाभ का सूत्र होता है अपना, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रयमूल मल्टीप्लाई 100। लाभ हो रहा है 70 पैसे का और कितने पे, 70 रुपये पे। कितने पे, 70 रुपये पे मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ पे इकाई अपन को बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ पैसों में है, यहाँ रुपए में, तो पैसों में कर लेते हैं। 70 रुपये कितने हो जाएंगे, 7000 पैसे। काट लो जीरो, ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 7 से 7 कट गया। कितना लाभ हुआ, 1% का। ये आपका आंसर है 1%। अगला प्रश्न, 10% और 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य अकेला बट्टा, मतलब 10% और 20%। इसमें अंकित मूल्य आपको 100 मानना है। अंकित मूल्य मान लिया 100, 10% की छूट मिली, कितना आ गया, 90/100। अगली छूट है 20% की, तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा, 80। अब इसको कैलकुलेशन करना है बाकी। 0 से 0, 8 नाम 72। 8 नाम 100 रुपये की वस्तु 72 रुपये में बिकी, कितनी छूट हो गई, 28%। तो 10% और 20% का समतुल्य बट्टा कितना आ गया अपना, 28%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन दर समय बटा 100। मूलधन अपना 5000 रुपये है, दर है 4%, समय है 2 वर्ष बटा 100। 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 8 को 50 से गुणा करेंगे, 8 पंजू 40, 8 को 5 सॉरी 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, 400 रुपये। कितना आ गया, 400 रुपये। अगला प्रश्न है, 3, 9 व 5 का चतुर्थ अनुपाती हो गया अपन को 3:9 समानुपात 5:x। चौथे अनुपात को x मान लेंगे। ये आपके मध्य गुणन और ये आपके बाह्य गुणन। 3x हो गया, इधर आपका 9 × 5। x का मान चाहिए 9 × 5/3। 3 से 3, x बराबर आपका आ गया 15। तो चतुर्थ अनुपाती कितना आएगा, 15। अगला क्वेश्चन, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 12 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। ये आपका MDH फॉर्मूला, MDH बराबर आपका वर्क आएगा। ये 1 2 इनमें 1 1 कर लो, इनमें 2 2।
इसमें आपका आएगा एम मतलब मैन, कोई भी पर्सन, आदमी हो, महिला हो, बंदर हो, कोई भी पशु हो, मैन की जगह रखेंगे। दिन, डे की जगह दिन आएगा, एच की जगह घंटा आएगा। ये वर्क आ गया अपना कार्य। तो ये आपके 12 बंदर 12 केले, ये काम में आ जाएगा। खाना पीना, खोदना, बुनना, जो भी आता है वो। 12 केले 12 मिनट में खा रहे हैं। अगला है 12 बंदर 4 केले, ये 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, मतलब M2 ज्ञात करना है आपको। 12 से 12 कट गया, ये 12 से 12 कट गया, M2 आ गया अपना 4 मिनट। कितना आ गया? 4 मिनट। ये आपका राइट आंसर आएगा। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 12 बंदर 4 केले 4 मिनट में खाएंगे। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार की औसत चाल नहीं है, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। किस में ज्ञात करनी है? किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड किया 2, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 44 नंबर। सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है। आयु एज, यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है। ये सुरेश और किरण, सुरेश की आयु है जो किरण की आयु से दोगुनी है। किरण की 1 मान लेंगे, सुरेश की हो जाएगी 2। और दोनों की आयु का योग, दोनों का योग आ रहा है 3, 3 की वैल्यू दे रखी है 24। तो सुरेश की आयु ज्ञात करनी है। 3 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, सुरेश की वैल्यू 2 है, तो 2 की आ जाएगी 16। सुरेश की आयु कितनी हो गई? 16 वर्ष। ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो इसमें तीनों भुजाएं ए बी सी जोड़ के 2 का भाग देना है। 6, ये 5 है, 6 है और 9 है। कितना है? 9 है बटे 2। 5, 6, 11 और 9 20। 20 में 2 का भाग देंगे, यह आ जाएगा आपका 10 सेमी। यह आपका आंसर है कितना? 10 सेमी। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मैथ का खत्म हो गया। रीजनिंग का प्रश्न है, श्रेणी क्रम वाला दे रखा है। श्रेणी क्रम, श्रेणी 1, 2, 4, 7, 11, 16। तो इनमें अंतर देखो भाई, 1 का अंतर है, फिर इसमें 2 का अंतर है, 3 का, 4 का, ऐसे ही अंतर बढ़ रहा है। ये 5 का, फिर 6 का अंतर, 16 प्लस 6 आ गया कितना? 22। ये आंसर। अगला प्रश्न है, बिल्ली म्याऊं, तो बिल्ली की आवाज आती है म्याऊं की, तो घोड़ा की आवाज आएगी आपकी हिन हिनाना। अगला है, यदि विजय को, साथियों विजय को VIJAY, विजय को लिख रहा है YAJIV, मतलब कि उल्टा लिख दिया, उल्टा, तो आपको कुमार, कुमार लिखना है। तो RAMUK, ये आपका आंसर है, उल्टा लिख रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वीं अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, आपके दाएं से, दाएं से इधर से स्टार्ट कर दो, दाएं से 12वीं अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां अक्षर आ गया। 12वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, 12वें अक्षर पे आप आ गए ओ के बाएं छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आएगा जे आ गया आपका आंसर। अगला प्रश्न, एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा, एक लड़की है सुधा, कह रही कि वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। जो सुधा है, सुधा कह रही है, कोई लड़के का परिचय दे रहा है, ये इसकी माँ है, इसकी माँ का भाई, तो सुधा का मामा हो गया, मामा का पुत्र है वो, तो मामा का पुत्र सुधा का क्या लगेगा भाई? मेरा भाई। साथियों आपका पहला पेपर
जो कि हमने सोल्व करवाया है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेपर आपका 2 दिन बाद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कोई आपको क्वेश्चन पूछना है या और कोई समस्या है तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पे कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।